अब आपको एक और घटना के बारे में बताते हैं। हाथरस की घटना पर मीडिया का एक वर्ग लगातार आपको सच के अलग अलग संस्करण दिखा रहा है। हाथरस के बूलगढ़ी गांव में इस समय भी ऐसे डिजाइनर पत्रकार मौजूद हैं जो ग्राउंड रिपोर्ट के नाम पर उछल कूद करने वाली रिपोर्टिंग और मनोरंजक रिपोर्टिंग आपके लिए कर रहे हैं। आपका उससे मनोरंजन तो होता ही होगा, लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये सारे लोग आपको गलत जानकारी भी दे रहे हैं, आपको बहका रहे हैं, और इसी को अंग्रेजी में फेक न्यूज़ कहते हैं। अगर आप मनोरंजन के लिए इन सारे चैनल्स को देखते हैं तब अलग बात है, लेकिन अगर जानकारी के लिए देख रहे हैं तो जानकारी आप फिर से पुष्टि कर लीजिए। जी न्यूज़ ने गंभीरता से इस मामले में लगातार सच सामने लाने की कोशिश की है। 2 दिन पहले हमने कॉल डेटा रिकॉर्ड की मदद से पीड़िता के परिवार और मुख्य आरोपी संदीप के बीच बातचीत के सबूत आपको दिखाए थे, और अब हाथरस का सच दिखाने के लिए हमने इस दौरान एक स्टिंग ऑपरेशन किया, यानी छिपे हुए कैमरे की मदद से हमने झूठ के ढेर में छिपे सच को खोजने की कोशिश की है। आमतौर पर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, जब आप उनसे सीधे मिलेंगे तो आपको अलग अलग डर की वजह से सच्चाई नहीं बताते। इसलिए हमने छुपे हुए कैमरे के जरिए उनकी बातों को रिकॉर्ड किया, जिससे आप तक सच पहुंच सके। जी न्यूज़ के स्टिंग ऑपरेशन में सबसे महत्वपूर्ण बात हाथरस जिला अस्पताल के डॉक्टर रमेश बाबू ने बताई है। 14 सितंबर को डॉक्टर रमेश बाबू ने ही सबसे पहले घायल पीड़िता लड़की का इलाज किया था, और उन्होंने बताया कि लड़की को जब अस्पताल लाया गया तो उसकी स्थिति बेहद खराब थी। कैमरे पर रिकॉर्ड हुई इस बातचीत में डॉक्टर रमेश बाबू ने घायल पीड़िता की जीभ काटने की अफवाह को गलत बताया। डॉक्टर रमेश बाबू इस मामले की जांच कर रही उत्तर प्रदेश सरकार की एसआईटी के प्रमुख गवाह भी हैं। जी न्यूज़ इस मामले में अपना कोई निष्कर्ष आपको नहीं देना चाहता। अब हाथरस केस की सच्चाई को समझने के लिए आपको डॉक्टर रमेश बाबू की बातें ध्यान से आज सुननी चाहिए। ये जो लड़की आई थी, इसी कंडीशंस में क्या थी? बहुत सीरियस थी। क्या क्या प्रॉब्लम दिख रहा था सर इसमें? उसको बहुत ज़्यादा, उसको नेक में बहुत सारी समस्याएं थी। मोबाइल जरा से भी पेशेंट जब इधर से उधर मूवमेंट करता है, काफ़ी स्वेल थी, न्यूज थी, उसकी वजह से उसको तकलीफ हो रही थी। बोलने में तकलीफ हो रही थी बहुत ज़्यादा। कुछ बोल रही थी कि नहीं सर उस टाइम? नहीं, बोल नहीं पा रही थी। बोलने में दर्द मुझे बहुत हो रहा था। जीभ कटा था? जीभ को तो नहीं, लेकिन हाँ स्पॉट से वो उसके इधर उधर कपड़े कटे हुए थे। डॉक्टर रमेश बाबू के मुताबिक पीड़िता की गर्दन पर चोट लगी थी, यानी किसी ने तो उसके साथ मारपीट की थी। वो आरोपी कौन है, इसका पता लगाना अब जांच एजेंसियों की जिम्मेदारी है। हाथरस केस में एसआईटी के एक और महत्वपूर्ण गवाह हैं होमगार्ड शिव कुमार। होमगार्ड शिव कुमार हाथरस के चंदपा थाने में तैनात हैं। पीड़िता का परिवार सबसे पहले उसे लेकर इसी थाने में आया था। इसके बाद होमगार्ड शिव कुमार ने ही पीड़िता को इलाज के लिए हाथरस के जिला अस्पताल पहुंचाया था। शिव कुमार के मुताबिक तब ना तो पीड़िता और ना ही उसकी मां ने रेप की कोई बात उनसे कही थी, ना ही बताई थी। लड़की बोल रही थी? बात मैं बता रही बोल रही कि पुरानी फैमिली से और गला लगा दिया ऐसे। रेप का बोल रही थी क्या? रेप नहीं बताई ना? नहीं बताई ना, माँ ऐसी कोई बात बताई, पुरानी रंजिश बता रही थी। रेप का नहीं बताई थी? हॉस्पिटल में भी नहीं बताई थी? मैंने बताई, मैंने कोई पुरानी रंजिश बताई। होमगार्ड शिव कुमार और डॉक्टर रमेश बाबू की बातों ने इस केस के 2 बड़े झूठ को सच्चाई का आईना दिखा दिया है। हाथरस मामले में लगातार पीड़िता की जीभ काट देने और गैंगरेप का दावा किया गया। आपने भी जरूर ऐसी खबरों को देखा होगा। हालांकि जी न्यूज़ लगातार आपको सच दिखा रहा है, और हाथरस मामले में झूठ फैलाने और काल्पनिक खबरों पर रिपोर्ट तैयार करने वाले ऐसे पत्रकारों को ये बात अच्छी बिल्कुल नहीं लगेगी। हमने आपको ये भी बताया कि महिलाओं के साथ हिंसा के मामलों में जी न्यूज़ कोई भेदभाव नहीं करता। हम हाथरस के साथ दूसरे मामलों की भी रिपोर्टिंग कर रहे हैं। ऐसा ही एक मामला उत्तर प्रदेश के बलरामपुर का है। वहां गैंगरेप के बाद 22 वर्ष की एक पीड़िता की मौत हो चुकी है। गैंगरेप के मुख्य आरोपी शाहिद को आज पुलिस रिमांड पर लेकर पूछताछ हो रही है।
हालांकि बलरामपुर में पीड़िता के घर पर न्यूज चैनलों की भीड़ नहीं है और ना ही पीड़िता के परिवार से मिलने के लिए अलग अलग पार्टियों के नेता वहां पहुंच रहे हैं, जैसे हाथरस पहुंचे। ज्यादातर पत्रकारों ने टीआरपी के लिए सिर्फ हाथरस मामले की कवरेज की और नेताओं ने भी हाथरस पर ही बयान दिए हैं। लेकिन बलरामपुर में पीड़िता के परिवार को मीडिया के एक विशेष वर्ग और नेताओं दोनों ने बिल्कुल अनदेखा कर दिया है। हाथरस में गए हुए कांग्रेस के राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी हैं, वो यहाँ पे पता नहीं आना ही नहीं चाहते हैं कि क्या बात है। लेकिन जैसे हाथरस में वो गए हैं, अब लड़की के लिए लड़ा जा रहा है, वैसे बलरामपुर की बेटी के लिए भी इंसाफ चाहिए। हम लोग चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं हमें इंसाफ चाहिए, तो उन्हें आके देखना चाहिए कि लड़की को इंसाफ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो हमारी हाथ जोड़ के यही रिक्वेस्ट है कि वो आए यहाँ पे, हाल पता करें कि कैसा प्रशासन चल रहा है, कैसा सिस्टम चल रहा है, कैसे हम लोग को न्याय मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। आपको बलरामपुर की पीड़िता के संघर्षों के बारे में भी आज थोड़ा सा जानना चाहिए। इस घटना से पहले वो बीकॉम की पढ़ाई के साथ अपने परिवार की मदद के लिए नौकरी भी कर रही थी। वो लॉ की पढ़ाई करके वकील बनना चाहती थी। उन्होंने अपने परिवार को गरीबी से बाहर निकालने का सपना देखा था, लेकिन अब उस सपने की मौत हो चुकी है। पीड़िता की मां आज भी अपनी बच्ची को याद करके भावुक हो जाती है। इसलिए आज आपको इस मां की बातों को भी ध्यान से सुनना चाहिए। हालांकि ना तो कोई मीडिया वहां पहुंचा है और ना ही कोई नेता वहां पर पहुंचा है। कहती थी मम्मी हमें आगे फिर और पढ़ना है, ये काम भी करती थी। थोड़ा पैसा हम बटोरेंगे, थोड़ा तुम सब देना, हमें वकालत करना है, हमें आगे पढ़ाई करना है मम्मी। यही बात हमेशा वो कहती थी। कैसी थी पढ़ाई में? पढ़ाई में बहुत तेज थी हमारी बच्ची, बहुत दिमाग था उसके पास। हम थोड़ा सो जाए, टेंशन हो जाए हमारे दिमाग में कि कैसे हमसे कहे मम्मी जिनके बच्चे ऐसे होशियार होते हैं उनके माँ बाप पहले सोचो कितने भाग्यशाली होते हैं। ऐसे ही कुल बात हमसे हमेशा बतियाती थी और कहती थी मम्मी कुछ हम करेंगे, कुछ तुम करना, फिर आगे और हम पढ़ाई कर लेंगे। 3 साल में हम वकील बनेंगे, फिर हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। यही सब बातें करती थी।